this is lecture number 3rd of electromagnetic waves, and this will be the last lecture of this chapter. And in this part we are going to study about energy density, and we will study about intensity in electromagnetic wave, and we will do questions on those important concepts. So let's start this lecture with a question. So हमारे पास क्वेश्चन है, in the given question the charge across the plate vary as q is equal to cv 1 minus e to the power minus t upon tau. Tau is the time constant. Calculate the magnetic field at a point p at time t is equal to 10 to the power minus 3 सेकेंड. देखिए आपके पास दो कैपेसिटर का प्लेट है, और कैपेसिटर बेसिकली प्लेट का जो रेडियस है वो 1 मीटर है, और इस कैपेसिटर को हमने 2 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया और एक रेजिस्टेंस है 1 मेगा ओम का, ठीक है. और आपको बोला है कि कैपेसिटर के ऊपर का जो प्लेट का जो ऊपर चार्ज है, प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो ऐसे इस इक्वेशन के थ्रू वेरी करता है, जहाँ टी टाउ को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट और टाउ होता है आर इंटू सी. तो आपसे पूछा है कि इस पी पॉइंट पे 0.5 डिस्टेंस पे आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड. तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, आप जब इस कैपेसिटर को इधर से ऑब्जर्व करिएगा, इधर से देखिएगा, तो ये आपको सिलेंडर दिखेगा, और सिलेंडर के अंदर वाले सरफेस पे टोटल रेडियस है 1, तो इनसाइड वाले पॉइंट 0.5 पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर. देखिए आपके पास कितने डिस्टेंस पे पूछा है, 0.5 पे, टोटल रेडियस है 1, म्यू नॉट का वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7. अगर कहीं से हम करंट कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा. अब कैसे कैलकुलेट करेंगे करंट, ध्यान से सुनिए. आपके पास क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है कि जो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है वो इस इक्वेशन से वेरी करता है, q इक्वल टू सी वी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ. अब आप क्या करिए, जब आप चार्ज को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिएगा तो आपको करंट देगा, और करंट ही तो निकालना है. तो आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, सी वी 1 कॉन्स्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, और ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, इनटू टाइम का डिफ्रेंशिएशन 1 क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इनटू माइनस 1 अपॉन टाउ. ठीक है, टाउ के जगह पे आर सी रख देंगे तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा. अब यहाँ से देखिए टाउ की जगह पे आर सी रखे तो सी सी खत्म, और आर को इधर ले गए तो वी अपॉन आर इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी. वी आपको गिवन है 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन है 1 मेगा ओम यानी 1 टू 10 टू द पावर 6 ओम, आर 1 मेगा ओम, कैपेसिटेंस आपको गिवन है 1 नैनो फैराड, और टाइम आपको गिवन है 10 टू पावर माइनस 3. तो यहाँ से करंट आ जाएगा, इस करंट को आप यहाँ डालिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा. अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. देखिए आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड. तो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में भी होगा. तो सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों का एनर्जी लेंगे हम. अब आप ध्यान से सुनिए, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंपोनेंट को कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में जो एनर्जी डेंसिटी होता है वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में जो एनर्जी डेंसिटी होता है वो होता है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट. अब आप ध्यान से देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में जो एनर्जी डेंसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है, ये दोनों इक्वल होता है. कैसे, ध्यान से सुनिए. आप इस फॉर्मूला को लीजिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर. आपको पता है ई अपॉन बी सी के बराबर होता है, तो ई हो गया बी सी के बराबर, तो ई के जगह पे आप बी सी का स्क्वायर रख दीजिए, तो यहाँ से आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर सी स्क्वायर. अच्छा, सी का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, रूट अंडर 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो सी स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट खत्म, तो यहाँ से देखिए बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट. तो आप स्टार्ट किए थे हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर और पहुंच कहाँ गए, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रिक
जो एनर्जी डेंसिटी है, जो मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है, वो दोनों इक्वल होता है, ठीक है। और ये दोनों इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। अब आप क्या करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे एक क्वेश्चन डालिए, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ से ई स्क्वायर आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब आप क्या करिए, इस पूरे फंक्शन का एवरेज लीजिए। तो एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी वो हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज होता है हाफ, इसी में पढ़ के आए। तो यहाँ से देखिए जो एवरेज वैल्यू है एनर्जी डेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में, वो आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर। देखिए इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइए, ये जो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, पर ओवर अ कंप्लीट साइकिल ये एवरेज वैल्यू है एनर्जी डेंसिटी का इन विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है इंस्टेंटेनियस वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। बी के जगह पे आप ये इक्वेशन रखिएगा, फिर आप एवरेज लीजिएगा, तो बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज हाफ और 2 म्यू नॉट। तो यहां से आपके पास आएगा एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ओवर अ कंप्लीट साइकिल, वो आ जाएगा बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये एवरेज वैल्यू है। अगर हम टोटल एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं तो टोटल एनर्जी डेंसिटी ये प्लस ये होगा। सो टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले का कंपोनेंट प्लस मैग्नेटिक फील्ड वाले का एवरेज वैल्यू दोनों का एडिशन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले का हम एवरेज निकाले थे 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड का बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट। और आपको पता है कि ये इसी के इक्वल होता है, तो इसके जगह पे हम यही लिख दिए। अब आप इस दोनों को ऐड करिएगा तो टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी वो आ जाएगा आपके पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी है, तो याद रखिएगा ये सारा फॉर्मूला। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कैरी करता है, इसके पास एनर्जी होता है, इसके पास मोमेंटम होता है और इसके पास इंफॉर्मेशन होता है। तो ये सब कैरी करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिस इज मोमेंटम, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या इंटेंसिटी इन ईएम वेव, इसका रिलेशन हम बनाएंगे एवरेज टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी के साथ में। सो इंटेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका रिलेशन बनाएंगे किसके साथ में, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी के बीच में। तो देखिए कैसे रिलेशन बनाएंगे। देखिए आपको पता है इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये होता है। अब आप क्या करिए, आपको पता है जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते थे तो इंटेंसिटी को ऐसे भी लिख सकते थे, पावर अपॉन एरिया ऐसे भी लिखते हैं, और पावर का यूनिट होता है वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट। इंटेंसिटी को आप मॉडर्न फिजिक्स में एक और टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बुलाते हैं एनर्जी फ्लक्स। क्या बुलाते हैं, एनर्जी फ्लक्स। ये बहुत बार टर्म आता है एनर्जी फ्लक्स। एनर्जी फ्लक्स कुछ नहीं, इंटेंसिटी का ही दूसरा नाम है, और यूनिट से आप पहचानिएगा वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी और टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी में जो रिलेशन होता है वो होता है इंटेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर इंटू स्पीड ऑफ लाइट। ये रिलेशन होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये है स्पीड ऑफ लाइट। एप्सिलॉन नॉट का तो वैल्यू आपको पता है, ई नॉट होता है पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंटेंसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो ये रिलेशन याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखिए। मान लीजिए आपके पास ये बल्ब है, ठीक है, दिस इज बल्ब, और ये बल्ब आपको पता है कुछ पावर, इस बल्ब के पास कुछ पावर होगा, बल्ब के ऊपर पावर रेटेड भी होता है।
अब ये बल्ब क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है हर तरफ एमिट करेगा, हर एक डायरेक्शन में एमिट करेगा। एक हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं, वो है आइसोट्रोपिकली, मतलब सब डायरेक्शन में ये सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा ये बल्ब, ठीक है, और वो भी स्फेरिकल फॉर्म में, वो भी स्फेरिकल फॉर्म में, ये ऐसे स्फेरिकल फॉर्म में, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम मान लेते हैं एक स्फीयर कंसीडर करते हैं, ये स्फीयर है, मान लेते हैं ये स्फीयर है। हम चाहते हैं कि इस स्फीयर पे इंटेंसिटी लिखना चाहते हैं। हम क्या लिखना चाहते हैं, इंटेंसिटी ऑन दिस स्फीयर। तो आप अभी पढ़ के आए कि इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया, ठीक है, और स्फीयर के लिए एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इंटेंसिटी आ गया पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक स्फीयर पे हम इंटेंसिटी निकाल रहे हैं पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी स्फीयर पे एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं ए, और बल्ब से इसका डिस्टेंस है आर। हम चाहते हैं कि इस ए पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड पता करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड पता करना चाहते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है, तो कैसे पता करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अभी आप पढ़ के आए हैं कि इंटेंसिटी और टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी में रिलेशन होता था हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर इंटू स्पीड ऑफ लाइट, ये रिलेशन होता था, ये रिलेशन हम पढ़ के आए। और इंटेंसिटी आपको पता है पावर अपॉन एरिया के बराबर होता है। तब आप यहां से ई नॉट स्क्वायर को अलग करके लिख लीजिए, तो 2 इधर जाएगा, तो ई नॉट स्क्वायर आ जाएगा 2 इंटू पावर अपॉन एरिया को लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, तो एरिया आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू पावर अपॉन एरिया, और यहां जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू सी, यह आ जाएगा। अब आप देखिए, आप अगर के लिखते हैं, के को बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैट में यूज करते हैं, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख सकते हैं, तो ई नॉट का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा के 2 इंटू पावर अपॉन सी इंटू आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपके पास रूट अंडर 2 kp अपॉन सी आर स्क्वायर। तो ये इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। अब आप ध्यान से सुनिए, k क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, p क्या है आपके पास p पावर है, ठीक है, p पावर है, c क्या है, c स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट, और r क्या है, वो डिस्टेंस जहां पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो ये फॉर्मूला कैसे हमने डिराइव किया वो आपको पता होना चाहिए और फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन करके देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछा है और मैग्नेटिक फील्ड भी पूछा है, प्रोड्यूस्ड बाय अ रेडिएशन coming from a 100-watt bulb at a distance of 3 meter and assume that the efficiency of bulb is 2.5% and it is a point source. So पहले तो आप ये समझिए, जो आपके पास बल्ब गिवन है 100 वाट, तो इसका पावर गिवन है आपको 100 वाट, लेकिन आपको एफिशिएंसी गिवन है 2.5%। तो एक्चुअली बल्ब 100 वाट का है पर इसका एफिशिएंसी 2.5% है, तो इसका एक्चुअल पावर निकालेंगे तो पावर होगा 2.5% ऑफ 100 वाट, और ये आ जाएगा पावर 2.5 वाट। बल्ब पे रेटेड तो 100 वाट है, पर बल्ब का एफिशिएंसी जो नेट पावर डिलीवर करता है बल्ब, वो है 2.5 वाट। आपसे 3 मीटर के डिस्टेंस पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछा है और मैग्नेटिक फील्ड भी पूछा है। तो अभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करके आए हैं रूट अंडर 2 kp अपॉन सी आर स्क्वायर। के होता है 9 × 10⁹, पावर 2.5 हम कैलकुलेट कर चुके हैं जो क्वेश्चन में गिवन है, सी होता है 3 × 10⁸ और डिस्टेंस दिया है 3, तो सारा वैल्यू डालेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, E/B = C।
तो E है, C है, तो B आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीट 2020 में आया था। इस क्वेश्चन को सीखने से पहले एक कॉन्सेप्ट अभी जो हमने पहले भी डिस्कस किया था उसको वापस से डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में जो एनर्जी डेंसिटी होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, ये इक्वल होता है मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में एनर्जी डेंसिटी, वो होता था बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ये होता था, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं, एवरेज अलग होगा और टोटल अलग होगा। तो जब ये दोनों इक्वल है तो इसका रेशियो अगर लेंगे तो वह 1:1 आएगा। तो इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन? द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड इन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वो 1:1 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन